प्रोफेसर की पाठशाला में एक बार फिर से आप सभी मित्रों और साथियों का स्वागत है। इस बार की पाठशाला में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे चैप्टर के बारे में जिसका नाम है रैंडम वेरिएबल्स एंड स्टोकेस्टिक प्रोसेस। एक ऐसा चैप्टर है जिस चैप्टर को बहुत सारे सब्जेक्ट्स क्लेम करते हैं कि ये उनके सिलेबस का हिस्सा है। उदाहरण के तौर पर सिग्नल्स एंड सिस्टम्स हो या एनालॉग कम्युनिकेशन, डिजिटल कम्युनिकेशन हो या मैथमेटिक्स, ये सभी सब्जेक्ट्स रैंडम वेरिएबल्स को अपने सिलेबस का पार्ट मानते हैं। और वो ऐसा इसलिए कि रैंडम वेरिएबल्स के एप्लीकेशंस आपको इन्हीं सभी सब्जेक्ट्स में देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए हमने ये तय किया है कि हम रैंडम वेरिएबल्स को अलग से ट्रीट करेंगे और रैंडम वेरिएबल्स के लिए एक अलग चैप्टर पे बात करने वाले हैं। ये चैप्टर जो है वो लगभग 15 घंटे का समय लेता है और 15 से 17 घंटे में रैंडम वेरिएबल्स की बात ख़त्म करने के बाद हम लोग रैंडम प्रोसेस, जिसका नाम स्टोकेस्टिक प्रोसेस भी है, उसके बारे में बात शुरू करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग इस बार की पाठशाला में बात करते हैं रैंडम वेरिएबल्स के बारे में। चलिए शुरू करते हैं इस बार की पाठशाला। वेरिएबल्स जो है ये आप नेचर में कहाँ देखते हैं? हम जब कम्युनिकेशन सिस्टम की बात करते हैं तो रैंडम वेरिएबल्स और रैंडम प्रोसेस को जो हम ऑब्जर्व करते हैं वो ऑब्जर्व करते हैं एक सिग्नल के अंदर, एक ऐसा सिग्नल जो कि रिसीवर साइड पर रिसीव किया गया है, राइट? सो a signal in the communication system, which type of signal? Or audio or a radio signal? So audio or radio signal which is received in a communication system that consists of किन किन से मिलकर बना होता है? ये बना होता है मेजरली 3 चीजों से मिलकर। क्या क्या है वो? The point 1, it is consists of the information wearing signal components। इसका मतलब जो रिसीव्ड सिग्नल है उसके पास होने वाला है इंफॉर्मेशन, और वो इंफॉर्मेशन चूंकि सर्टेन नहीं है, वो इंफॉर्मेशन रिसीव्ड सिग्नल के अंदर रैंडम नेचर की रहेगी, इसीलिए जो इंफॉर्मेशन है दैट इज रैंडम इन नेचर। सो इंफॉर्मेशन wearing signal components is one part of the received signal which is received in the communication system at the receiver side. B, the signal consists of the random interference components। कुछ ऐसे कंपोनेंट्स जो कि चैनल में ऐड होते हैं और वो रैंडम नेचर के होते हैं, वो भी आपके रिसीव्ड सिग्नल के अंदर आप ऑब्जर्व करने वाले हैं। एंड लास्ट, वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व द रिसीवर नॉइस। तो जो रिसीव्ड सिग्नल है, जो रिसीवर साइड पर रिसीव किया जाएगा, उस सिग्नल के अंदर नॉइस भी आपको देखने को मिलने वाली है, राइट? इन तीनों कंपोनेंट्स का जो नेचर है, जब रिसीवर साइड पर रिसीव किया जाएगा तो तीनों कंपोनेंट्स के नेचर मेजरली रैंडम होता है। इंफॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो जैसे मैं स्पीच सिग्नल की बात कर रहा हूं, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं माइक के थ्रू, आपके पास आवाज प्रोसेस होने के बाद पहुंचती है स्पीकर के माध्यम से, तो ये जो है स्पीच सिग्नल, दैट स्पीच सिग्नल has, or a voice signal has, a frequency range of 300 hertz to 3.6 kilohertz, that you all know. So the voice signal ranges from 300 hertz to 3600 hertz and it consists of, किन से मिलकर बनी होती है? randomly spaced bursts of the energy of the random duration। randomly spaced जो एनर्जी के bursts होते हैं ये रैंडम ड्यूरेशन पर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और इस तरह के कंपोनेंट्स से मिलकर आपका रिसीव्ड सिग्नल बना होता है। सो दिस इज बेसिकली द इंफॉर्मेशन वेयरिंग कंपोनेंट। इस इंफॉर्मेशन वेयरिंग कंपोनेंट्स के अंदर भी जो एनर्जी के बर्स्ट्स हैं, दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडमली ओवर द रैंडम ड्यूरेशन। सो वी हैव द रैंडम नेचर ऑफ द रिसीव्ड सिग्नल, राइट? Then if we'll talk about the receiver noise, the major contributor of the receiver noise
रिसीवर नॉइस का जो मेजर सोर्स होता है, मेजर कंट्रीब्यूटर होता है, दैट इज अ थर्मल नॉइस। और थर्मल नॉइस क्या होती है, आप लोगों ने अभी तक अगर पढ़ा है नॉइस के बारे में तो आपको पता होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो आने वाले टाइम में पढ़ेंगे कि जो थर्मल नॉइस होती है दैट इज बिकॉज ऑफ द रैंडम मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड अ सेमीकंडक्टर. So when the electrons move in a semiconductor randomly, then that will produce a noise and that noise is known as a thermal noise. The receiver noise का जो major contributor है वो है thermal noise, और thermal noise जो होता है that also is random in nature. That means the received signal is completely random in nature. जो रिसीव्ड सिग्नल है इसीलिए पूरी तरीके से आपको रैंडम नेचर का दिखाई देने वाला है, और इसीलिए हम लोग इस चैप्टर का नाम जो है वो रखे हुए हैं रैंडम वेरिएबल्स, क्योंकि हम लोग स्टडी करने वाले हैं रैंडम वेरिएबल्स के बारे में इस चैप्टर के अंदर. सो दिस इज द वन एग्जांपल वेयर वी कैन ऑब्जर्व द रैंडम नेचर ऑफ द रिसीव्ड सिग्नल. राइट, अभी इसको रैंडम क्यों बोलते हैं? वी हैव द क्लासिफिकेशंस. सिग्नल्स के दो पार्ट होते हैं क्लासिफिकेशंस में, वन इज द डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल्स, अनदर इज द रैंडम सिग्नल्स. तो डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल्स को प्रिडिक्ट किया जा सकता है. यू कैन डिफाइन द डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल्स एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम. Like x of t is, let's say, cos of 5t. That means for every instant of time you can define the value of xt. Now since you can define the value of xt at every instant of time, this type of signal is called as the deterministic signals. But the random signals cannot be defined at every instant of time with this example. So random signals को किस तरीके से predict करेंगे? तो उसको प्रिडिक्ट करने का जो तरीका है उसको हम प्रिडिक्ट करते हैं विद द स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज. रीड दिस स्टेटमेंट. द स्टेटमेंट सेज even though it is difficult to predict the precise value of the random signal in advance. random signal की precise value को advance में predict करना बहुत ही difficult task है, but it can be described in terms of statistical properties. इसको डिफाइन किया जा सकता है, किन के टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं? स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज के टर्म्स में इसको डिफाइन किया जा सकता है. एंड व्हाट आर दोज स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज? दे आर द एवरेज पावर ऑफ रैंडम सिग्नल्स, एंड सेकंड इज द स्पेक्ट्रल डेंसिटीज ऑफ द रैंडम सिग्नल. So if we need to define the random signal, we are going to have the information about the power of the random signal as well as the densities of the random signals. इन दो की मदद से आप किसी एक रैंडम सिग्नल को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं. राइट? We have a note here, and this says for the non-deterministic signals or the random signals. non-deterministic signals को random signal भी कहा जाता है. तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको, signals को जब हम classify करते हैं, we classify it as the deterministic signals and the random signals. So deterministic signals is something where you will observe the magnitude spectrum as well as the phase spectrum. हम लोग पहले भी ऑब्जर्व कर चुके हैं, मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम इज एन इवन स्पेक्ट्रम एंड फेज स्पेक्ट्रम इज एन ऑड स्पेक्ट्रम ऑफ द फ्रीक्वेंसी. और ये दोनों स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व किए जाएंगे डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल्स के लिए. बट इन केस ऑफ द रैंडम सिग्नल्स वी आर नॉट गोइंग टू ऑब्जर्व द मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम और फेज स्पेक्ट्रम. व्हाट वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व इज द पावर स्पेक्ट्रम. इन केस ऑफ द रैंडम सिग्नल्स वी विल एनालाइज the power spectrum instead of the magnitude and phase spectrum. So magnitude and phase spectrum are defined for the deterministic signals, whereas for the random signals we are going to observe the power spectrum. Right? Therefore we need to know the probability theory. हमको जरूरत है, किस चीज की जरूरत है? probability theory की, which deals with the statistical characterization
of the random signals. Random signals के statistical characterizations के लिए we should have the information, we should have the knowledge of the probability theory, right? तो random signals के बारे में नेचर में कहां पाया जाता है, इसके बारे में हमने बेसिक्स के बारे में बात की है। रैंडम प्रोसेस जो है वो क्या होती है, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये रैंडम सिग्नल्स और रैंडम प्रोसेस दोनों के साथ डील करता है। सो व्हाट इज एक्चुअली द रैंडम प्रोसेस? रैंडम प्रोसेस इससे मिलकर बनी हुई है। रैंडम प्रोसेस कंसिस्ट्स ऑफ एंसेंबल ऑफ द सैंपल फंक्शन। Ensemble means family. So random process consists of family of sample function, and each sample function varies randomly with the time. हर एक sample function time के respect में vary करता है। तो जो random process है that actually is the extension of the random variable. Random process किसका एक्सटेंशन है? रैंडम वेरिएबल का एक्सटेंशन है। या हम लोग इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि जो रैंडम प्रोसेस है, व्हेन यू ऑब्जर्व अ रैंडम प्रोसेस एट अ फिक्स्ड इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी एक स्पेसिफिक इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जब आप किसी रैंडम प्रोसेस को ऑब्जर्व करते हैं, यू आर गोइंग टू क्रिएट अ रैंडम वेरिएबल। सो रैंडम वेरिएबल इज अ डेरिवेटिव ऑफ द रैंडम प्रोसेस। रैंडम वेरिएबल जो होता है वो रैंडम प्रोसेस से डिराइव किया जाता है, और रैंडम प्रोसेस जो होता है दैट इज द एक्सटेंशन ऑफ द रैंडम वेरिएबल, राइट? सो रैंडम प्रोसेस इज मोर जेनरिक टर्म। रैंडम प्रोसेस का जो सैंपल फंक्शन है वो सैंपल फंक्शन में एक वेरिएबल होता है, दैट वेरिएबल इज अ टाइम वेरिएबल। दैट मीन्स व्हेन वी आर एडिंग वन मोर वेरिएबल इन अ रैंडम वेरिएबल्स, रैंडम वेरिएबल के अंदर जब हम टाइम वेरिएबल को ऐड कर देंगे, वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व द रैंडम प्रोसेस। और अदर वे, if you will say we are observing the random process at time instant t1, we are going to create a random variable x of t1. If we are going to observe the random process at another time t2, we are going to create another random variable x of t2. Over t3, we are going to create another random variable x of t3, t4 x of t4. That means from a random process we can create n different random variables observing the random process at n different time instant. किसी एक random process को n different time instant पर जब आप observe करेंगे, you are going to create n different random variables. If n tends to infinite, you can create infinite number of random variables from a random process. So random process is more of the extension of the random variable, where we are going to include one more variable, and that variable is a time variable. If we fix the time, we'll create a random variable from a random process. आने वाले टाइम में बहुत डिटेल में इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, राइट? सो this is the random process. Random process is the family of the sample function, and the sample function is something which varies randomly with time. Then what is the random variable? A random variable is obtained. Random variable obtain किया जा सकता है by observing a random process at a fixed instant of time. टाइम की किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पर अगर आप रैंडम प्रोसेस को ऑब्जर्व करते हैं, यू आर गोइंग टू क्रिएट अ रैंडम वेरिएबल। टॉपिक्स है उसको पढ़ने के लिए मेरी सलाह है आपको कि आप रेफर कीजिएगा साइमन हैकिन्स सेकंड एडिशन, रैंडम वेरिएबल्स और रैंडम प्रोसेस। ये आप इसके अंदर से पढ़ सकते हैं। साइमन हैकिन्स जो थ्योरी है वो मैंने इन नोट्स में जो थ्योरी ली है वो थ्योरी ली है साइमन हैकिन्स सेकंड एडिशन की बुक से। तो आप कोरिलेट कर पाएंगे जो मैं बात कर रहा हूँ, या जो नोट्स हैं मेरे जो नोट्स हैं उसको आप कोरिलेट कर पाएंगे बुक के साथ। So it is better that you prefer Simon Atkins second edition for this topic for the theory part. बाकी डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में जब हम बात करेंगे, पॉपुलिस से बेटर कोई बुक नहीं है। रैंडम एक्सपेरिमेंट, व्हाट इज द रैंडम एक्सपेरिमेंट? रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसका आउटकम रैंडम होता है। दैट मीन्स एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसका आउटकम आपको नहीं पता,
वो कुछ भी हो सकता है, राइट। डेफिनेशन क्या बोलती है? डेफिनेशन भी यही बात बोलती है, एन एक्सपेरिमेंट हुज आउटकम कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड एग्जैक्टली, जिसका आउटकम आप एग्जैक्टली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, इज कॉल्ड अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। एग्जाम्पल दिया हुआ है टॉसिंग अ कॉइन। जब आप किसी कॉइन को टॉस करते हैं तो जो पॉसिबल आउटकम है वो हेड हो सकता है या टेल भी हो सकता है, इन दोनों में से कोई भी आउटकम आएगा, आपको नहीं पता क्या आने वाला है जब आप किसी कॉइन को टॉस करेंगे, बस आपको ये पता है कि इन दो में से कोई एक आने वाला है, राइट। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट को हम बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है ड्रॉइंग अ कार्ड फ्रॉम अ डेक ऑफ द प्लेइंग कार्ड। ताश के पत्ते जो हैं बचपन में आप लोगों ने खेले होंगे, कुछ लोग अभी भी खेलते होंगे। तो उसमें जब 52 जो पत्ते होते हैं उसमें जब आप किसी एक कार्ड को पिक करते हैं तो वो पिक करने की प्रोसेस में आपको नहीं पता क्या कार्ड आने वाला है आपके हाथ में, राइट। आने वाला है उन 52 कार्ड्स में से कोई एक कार्ड, बट यू नेवर नो द outcome of that experiment, so therefore it is also known as the random experiment. Another example is like throwing a die. जब आप किसी पासे को फेंकते हैं तो उस पर जो टॉप सरफेस है उस पर आने वाला जो नंबर है दैट इज ऑल्सो रैंडम इन नेचर। हाँ, ये बात तय है कि वो 7, 8, 10 ऐसा नहीं हो सकता, वो होगा 1 से 6 के बीच में ही, कोई 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह के 6 नंबर किसी एक डाई के ऊपर जो है वो मेंशन रहते हैं, तो उनमें से कोई एक नंबर आने वाला है। सो यू नो द पॉसिबल आउटकम्स बट यू डू नॉट नो एग्जैक्टली व्हाट is going to be the result of that experiment. Therefore, this type of events or experiment is known as the random experiment, right? अब इस experiment से एक sample space create होता है, वो sample space कहलाता है जो भी possible outcomes है उनका set. So another definition जो आप लोगों के सामने अब आने वाली है वो है sample space की। तो sample space क्या है? Sample space is a set of all the possible outcomes of a random experiment. वो random experiment के जो भी possible outcomes थे उनका सेट कहलाता है सैंपल स्पेस। तो ऊपर की ही एग्जांपल को अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे कि जो पहला एग्जांपल है टॉसिंग अ कॉइन, इसका जो सैंपल स्पेस बनेगा वो बनेगा 2 इवेंट्स के साथ, हेड टेल। इसी तरीके से जो सेकंड एग्जांपल हमने डिस्कस किया ड्रॉइंग अ कार्ड फ्रॉम द डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड, ताश के पत्तों में से जब आप किसी एक कार्ड को पिक करते हैं तो इसका सैंपल स्पेस बनने वाला है 52 इवेंट्स को लेके, 52 पत्ते होने वाले हैं और उनमें से भी कोई एक आउटकम आने वाला है। सो सैंपल स्पेस हैज 52 डिफरेंट एलिमेंट्स, राइट। थ्रोइंग अ डाई, सैंपल स्पेस बनने वाला है 6 डिफरेंट सैंपल पॉइंट्स के साथ। So this is known as the sample space. Sample space के अंदर different sample points होते हैं and that sample points may vary depending on the outcome of a random experiment. Right? Example दिए हुए हैं when a coin is tossed then the sample space will be head or tail. But when we toss 2 coins together, 2 coins को जब एक साथ टॉस करेंगे the possible सैंपल स्पेस विल बी दोनों पर हेड आए या किसी एक कॉइन पर हेड और दूसरे पर टेल आए, पहले वाले पर टेल दूसरे पर हेड या दोनों पर टेल, इस तरीके से 4 पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं आपके। सो दिस इज द सैंपल स्पेस व्हेन वी टॉस 2 कॉइन्स टुगेदर। व्हेन वी थ्रो अ डाई द सैंपल स्पेस मे बी, yes, it may be 6 different sample points, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So these are the example of sample space. If this is the sample space, what all the sample points are, नई डेफिनेशन जो आई है वो आई है सैंपल पॉइंट्स की या सैंपल की। सैंपल पॉइंट्स और सैंपल क्या मतलब हुआ? उस सैंपल स्पेस के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को हम बोलते हैं सैंपल पॉइंट्स। सो एन एलिमेंट ऑफ द सैंपल स्पेस इज कॉल्ड a sample point. That means any subset of the sample space is called an event. तो sample point एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है हेड, जब आप किसी कॉइन को टॉस करते हैं हेड एक सैंपल पॉइंट है, टेल एक दूसरा सैंपल पॉइंट है, राइट। A random variable is what? A random variable is a rule
नियम है, इट इज अ रूल और मैपिंग दैट assign a real number to each sample point or outcome of a random experiment. रैंडम वेरिएबल क्या है? रैंडम वेरिएबल एक नियम है या मैपिंग रूल है. इट इज अ मैपिंग दैट असाइन अ रियल नंबर टू ईच सैंपल पॉइंट और आउटकम ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट. किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट का कोई आउटकम आया, हेड या टेल. अब उस हेड या टेल को आप किसी एक रियल नंबर असाइन कर देते हैं. वो असाइन करने की जो प्रोसेस होती है, जो नियम होता है, जो रूल होता है, दैट रूल इज नोन एज रैंडम वेरिएबल. सो रैंडम वेरिएबल्स क्या है? रैंडम वेरिएबल एक रूल है, राइट? ये एक वेरिएबल नहीं है, दिस इज अ रूल जिसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं? हम लोग किसी एक सैंपल पॉइंट को कोई एक रियल नंबर असाइन कर देते हैं. किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के आउटकम को जब आप रियल लाइन पर मैप करते हैं तो मैपिंग के लिए जो रूल यूज किया जाता है उसको हम बोलते हैं रैंडम वेरिएबल, राइट? एंड इट इज ऑल्सो नोन एज स्टोकेस्टिक वेरिएबल्स, रैंडम फंक्शंस और स्टोकेस्टिक फंक्शन. आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करता हूं. मुझे उम्मीद है आप लोगों ने कोई कंपटीशन वाले जो वो होते हैं शोज टीवी पर वो देखे होंगे. जैसे आपने शुरुआत में सबसे पहले इंडियन आइडल टाइप के शो आते थे, और भी आते थे डांस वांस टाइप के. देखिए कोई शो के नाम आप मुझे बता पाएंगे? कुछ कोई ऐसे शोज जो कि क्या करते थे, रियल टाइम किसी की परफॉर्मेंस को जज करके शो को क्रिएट किया जाता था. आई होप यू रिमेंबर इंडियन आइडल्स. आपको रिमेंबर है? क्योंकि बहुत पुराना शो था, इसलिए मुझे नहीं पता अभी चलता है या नहीं, आप लोगों को पता है या नहीं. डांस इंडिया डांस और कुछ नए नए शोज जो हैं वो अब रिप्लेस कर दिए गए हैं. पहले इस तरह के शो चला करते थे. तो ये जो शोज थे, इन शोज का फॉर्मेट क्या होता था? आप अगर याद करें शोज को, तो शोज का फॉर्मेट क्या होता था कि कोई एक परफॉर्मर आता था, परफॉर्मर ए आता था. वो परफॉर्मर ए डांस, जैसे डांस इंडिया डांस की हम बात कर लेते हैं. परफॉर्मर ए आया, उसने डांस किया. डांस इंडिया डांस में आने के बाद और उसके डांस करने के बाद कुछ एक जज होते थे. वो जज बैठते थे और वो जज क्या काम करते थे? वो जज बताते थे कि आपको हम 10 में से 6 नंबर देते हैं. कोई जज बताता था 10 में से 6.5 देते हैं, कोई बोलता था 7 देते हैं. ये प्रक्रिया हो जाती थी. उसके बाद फिर दूसरा परफॉर्मर आता था, परफॉर्मर बी मान लेते हैं. वो आता था, वो भी अपना डांस करता था, उसको भी जज नंबरिंग देते थे. एक जज ने उसको 6.5 दिए, दूसरे ने 7, तीसरे ने 7.5 दिए. परफॉर्मर सी आया, सी के परफॉर्मेंस के बेसिस पे जज ने उसको कुछ कुछ नंबर दिए. इस तरीके से नंबरिंग की प्रक्रिया की जाती थी. अब अगर मैं नंबरिंग की प्रक्रिया ना करूं, ये जो प्रक्रिया थी, इस प्रक्रिया में से एक पार्ट को अगर मैं हटा दूं, जज जो है वो जज किसी एक परफॉर्मर की परफॉर्मेंस को देखा, परफॉर्मर ए आया, उसकी परफॉर्मेंस को देखा और उसकी परफॉर्मेंस को देखने के बाद बोला आपका जो डांस है बहुत ही लाजवाब है भाई, बहुत आनंद आया आपके डांस को देख के, आपका डांस बेहतरीन डांस में से एक है, बहुत समय के बाद इस तरह की परफॉर्मेंस देखी है. ठीक है, ये हो गया परफॉर्मेंस ए के लिए फीडबैक. परफॉर्मेंस बी के लिए फीडबैक आया. जज ने बोला बहुत शानदार, लाजवाब, उम्दा प्रदर्शन, आपका डांस जो है वो बेहतरीन डांस में से एक है. सुपरफ्लुअस और पता नहीं किस किस तरह के वर्ड्स यूज कर दिए गए उस डांस को देखने के बाद, बहुत शानदार. ये परफॉर्मेंस बी के लिए फीडबैक दे दिया गया. परफॉर्मेंस सी के लिए फीडबैक देने की बारी आई. तो सी के लिए फीडबैक दिया गया कि अब तक की परफॉर्मेंस जो मैंने देखी है उनमें से एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, आपने प्लेटफॉर्म को बहुत अच्छे से यूज किया है, आपने प्रॉप को बहुत अच्छे से यूज किया है, आप हवा में ऊपर गए, आप हवा में नीचे आए, और ये सब फीडबैक देने के बाद परफॉर्मेंस सी की फीडबैक दे दी गई. इस तरह की फीडबैक से क्या आपको लगता है, मेरा सवाल आप लोगों से है, क्या आपको लगता है इस तरह की फीडबैक देने से कोई मेरिट क्रिएट की जा सकती है?
परफॉर्मेंस की, कि कोई जो व्यूअर्स हैं वो व्यूअर्स देख के अंदाजा लगा पाए कि परफॉर्मेंस ए बेहतर थी, बी बेहतर थी या सी बेहतर थी। जो फीडबैक है वो फीडबैक सिर्फ शब्दों में दिया गया है, बहुत बढ़िया डांस, सुपर फ्लूयस डांस, एकदम सुपर सैल्यूट वाला डांस, और पता नहीं किस तरीके से अलग अलग तरीके के फीडबैक दिए गए, पर वो सारे शब्दों को लेके दिए गए थे। तो मेरा सवाल जो है वो आप लोगों से ये है कि क्या इस तरीके की फीडबैक को देके जज को वहां पर जो हमने बिठाया है वो किसी तरीके की मेरिट क्रिएट कर पाए कि परफॉर्मेंस ए बेस्ट था या परफॉर्मेंस बी बेटर था या परफॉर्मेंस सी बेटर था? जो व्यूअर्स हैं वो देख के क्या मेरिट क्रिएट कर पाएंगे? इज इट पॉसिबल? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। वेरी गुड। तो जब ये पॉसिबल नहीं है, क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि शब्दों से आप मेरिट क्रिएट नहीं कर सकते। आपको मेरिट क्रिएट करने के लिए एक रेफरेंस चाहिए, और वो रेफरेंस कैसे आता है? वो रेफरेंस आता है कि जज जो है वो अपने दिमाग में, उसके पास नॉलेज है डांस को लेके, पूरी नॉलेज है कि जब आप स्टेज पे परफॉर्मेंस देते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस में आपका जो चेहरा है वो कैमरे की तरफ होना चाहिए या ऑडियंस की तरफ होना चाहिए, आपको स्टेज का पूरा यूटिलाइजेशन करना चाहिए, आपको प्रॉप का पूरा यूटिलाइजेशन करना चाहिए, अगर आप कपल में डांस कर रहे हैं तो आपको केमिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए। ये सब दुनिया भर के जो पैरामीटर्स हैं वो उसके दिमाग में, जज के दिमाग में सेट हैं। तो जज जो है वो मेरिट क्रिएट करने के लिए उसको एक नंबर असाइन करेगा, जैसा कि नियम अनुसार पुराने शोज में चलता था। वो नंबर देता था, किसी परफॉर्मेंस ए को 6 नंबर दिए, परफॉर्मेंस बी को 7 दिए और परफॉर्मेंस सी को 5 नंबर दिए। तो जब किसी परफॉर्मेंस को आपने नंबर दिए बेस्ड ऑन सम पैरामीटर्स, जो पैरामीटर्स आपके दिमाग में सेट थे, उन नंबर्स की मदद से हम ये आसानी से, कोई भी व्यूअर जो है वो बहुत आसानी से अंदाजा लगा सकता है कि किसकी परफॉर्मेंस बेटर थी। जिसके नंबर ज्यादा थे उसकी परफॉर्मेंस बेटर थी, और मेरिट बहुत आसानी से क्रिएट की जा सकती है। तो मेरिट को क्रिएट करने के लिए जब पहले वाले को 6, परफॉर्मेंस बी को 7 और परफॉर्मेंस सी को 5 नंबर दिए, तो हम लोग बहुत आसानी से बोल पाएंगे कि सी का परफॉर्मेंस सबसे पुअर था और बी का परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट था। ये क्यों हो पाया? ये इसलिए हो पाया है क्योंकि जज ने मेरिट देने के लिए एक परफॉर्मेंस को मैप किया है। किसके साथ मैप किया है? रियल नंबर के साथ मैप किया है। मेरिट को क्रिएट करने के लिए परफॉर्मेंस को मैप किया है, उनके आउटकम को मैप किया है नंबर के साथ। किसी को 5 दिया, किसी को 6 दिया, किसी को 7 दिया, किसी को 10 दिया। तो रैंडम वेरिएबल जो है, इसमें मेरा सवाल आपसे है, इसमें रैंडम वेरिएबल जो है वो कौन है? आपके पास 3-4 एग्जाम्पल, मैंने आपको एक एग्जाम्पल देके 3-4 अलग अलग कंपोनेंट्स बताए। एक परफॉर्मर है ए बी सी, क्या ये रैंडम वेरिएबल है? जो आउटपुट आया है, जो मेरिट क्रिएट की गई है, सी को आपने पुअर रैंकिंग रखा है और बी को हाईएस्ट रैंकिंग रखा है, क्या ये रैंडम वेरिएबल है? या वो जज रैंडम वेरिएबल है जिसने उस परफॉर्मेंस के आउटकम को मैप किया था मेरिट बनाने के लिए रियल लाइन के साथ? हु इज प्लेइंग अ रोल ऑफ अ रैंडम वेरिएबल? दिस इज माई क्वेश्चन टू यू ऑल। ये जो जज है, इस जज का सबसे इंपॉर्टेंट काम है, और वो ये काम क्या है? उसका काम है किसी परफॉर्मेंस को, किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट के आउटकम को मैप करना है। किसके ऊपर मैप करना है? रियल लाइन के ऊपर मैप करना है। जब मैंने रियल लाइन के ऊपर मैप कर दिया तो उसके बाद मैं बहुत सारे ऐसे काम कर सकता हूं जो किसी एक परफॉर्मेंस के रिजल्ट के लिए जरूरी है। किसी परफॉर्मेंस में मुझे मेरिट क्रिएट करनी है, अवार्ड्स देने हैं, किसी कंटेस्टेंट को बाहर करना है, ये सारे रिजल्ट तभी परफॉर्म किए जा सकते हैं, वैल्यूएट किए जा सकते हैं जब वैल्यूएशन ठीक से किया गया हो और उस वैल्यूएशन मेथड के अंदर आपने मेरिट क्रिएट करने के लिए उस परफॉर्मेंस को ठीक रियल नंबर के साथ मैप किया हो। सो व्हाट वी वांट इज, वी वांट अ रैंडम वेरिएबल। Who is playing the role of a random variable? Judge जो है, that is playing a role of a random variable.